पिछले सारे लेक्चर्स में हमने सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में देखे थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या होती है वो देखा था। अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। क्या होता है साइटोस्केलेटन? अब जैसे सेल होती है, सेल को फॉर्म होल्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, तो इन ऑर्गेनल्स को अपने जगह पे ऐसे होल्ड करने के लिए, जैसे हमारा बॉडी ऐसे फॉर्म खड़ा है किस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर बोन्स है, वैसे ही इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे, ये ऑर्गेनल्स को अपने जगह पे होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो जो सेल है उसका स्केलेटन है, तो उसी को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। कितने टाइप के होते हैं ये? 3 टाइप के, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब जैसे ये जो सेल्स है, ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गेनल्स अपने प्लेस में है, ठीक है, वरना ये यहाँ पानी में फ्लूइड में मूव करते रहते हैं ना, तो इसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसी को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ये जो साइटोस्केलेटन होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। ये जो सारे फिलामेंट्स है वो बने किससे हैं? प्रोटीन से। ऐसा नहीं है कि ये कोई वायर जैसा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। फिलामेंटस ये फाइब्रस होते हैं, मतलब इनके अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे ना वो ऐसे फाइब्रस होते हैं, माइन्यूट सेल फ्रेमवर्क देते हैं ये किसको? सेल को, ठीक है। अब ये किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। क्यों यूकैरियोटिक सेल्स में? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, तो वहां पे क्या जरूरत है? ये साइटोस्केलेटन, मतलब ये फ्रेमवर्क का, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनल्स है उसको होल्ड करने के लिए तो ये स्ट्रक्चर बना है। अब ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में इसलिए नहीं होता है। फंक्शन क्या है इसका? मेंटेनेंस ऑफ शेप, मतलब सेल का शेप मेंटेन करने के लिए, और मैकेनिकल सपोर्ट किसके लिए? सेल ऑर्गेनल्स के लिए। और मोटिलिटी, मोटिलिटी कैसे? जैसे हमने कहा था कि जो गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी अपैरेटस से क्या निकल के आता है? हमारे सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। अब ये वेसिकल्स में क्या है? पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स कहाँ जाने के लिए बने थे? सेल के बाहर। अगर सेल के बाहर जाने के लिए बने थे तो सेल के बाहर जाने हैं तो ये सेल के अगर यहाँ पे बना है, मतलब गोल्जी अपैरेटस यहाँ है और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ ये कैसे मूव करेगा? तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना, ये जो सारे फिलामेंट्स है ये ऐसे पुश करेंगे उसको ऊपर। जब पुश करेंगे तो वो पहुंच जाएगा कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और वो बाहर वेसिकल। ऐसा नहीं है कि ये खुद से मूव कर जाता है, ये वाले जो स्केलेटल सिस्टम है इसका ये हेल्प करते हैं उस पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो यही बात हो गई मोटिलिटी के लिए। और कुछ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जो होते हैं, मतलब प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सारे क्या थे? प्रोटिस्टा किंगडम किसका है? यूकैरियोटिक सेल। और यूनिसेल्युलर होते हैं, अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा, तो उसमें मूवमेंट तो वो खुद करेगा, तो ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इस सेल को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ये मोटिलिटी इसका फंक्शन है, ठीक है। 3 टाइप कौन से? देखो, सेंट्रोसोम है ये, ठीक है। सेंट्रोसोम में से निकला ये माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है वो क्या होता है? हमारा माइक्रोफिलामेंट। और इन दोनों के बीच में जो है वो हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट का है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। तो जब सेल डिवीजन होती है ना, तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो सेल ऐसे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के लिए यहाँ से अंदर की तरफ कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कौन करा के दे रहा है? हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? एक टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन है जो स्ट्रक्चर को होल्ड करता है और मोटिलिटी में हेल्प करता है, वो होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ मिला था? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। साइटोप्लाज्म में रहता है ये। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स। मतलब जो सीलिया होती है या फ्लैजेला होता है, सेंट्रियोल्स जो होती है और स्पिंडल फाइबर्स जो होती है वो किससे बनी है? माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो स्ट्रक्चर हमने पहले कैसे ड्रॉ किया था कि ये हो गया था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से निकला है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। सेंट्रोसोम से क्या निकला है? हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। ये किससे बनता है? जैसे ये एक ट्यूब जैसा है, ये ट्यूब जैसा ही दिख रहा है ना, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, अब इसके बाहर जो लेयर होगा, ऊपर से जो लेयर हम देख पा रहे हैं वो होता है हमारा अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है।
ऊपर के लेयर में 13 सर्कल्स है, ये समझ लो, उसके नीचे के लेयर में 13 सर्कल्स है, फिर वापस से नीचे 13 सर्कल्स है, तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स है। अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे गोल कर दिया जाए ना, मतलब ये तो ट्यूब है ना, इसको अगर मैं फोल्ड करके यहाँ पे लगा दूं तो ऐसे 13 स्ट्रक्चर्स हैं, 13 सर्कल्स है। वो एक एक सर्कल जो है वो प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। जो ऊपर के लेयर में स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे अगर सपोज ये एक ट्यूब जैसा है, तो ट्यूब के ऊपर का सर्कल कितने ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है? 13, ठीक है, 13 अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके नीचे जो सर्कल होगा वो किससे बना होगा? बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। ऊपर का लेयर अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, और उसके नीचे होगा हमारा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट से बना है, मतलब एक जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। ये हो गई प्रोटोफिलामेंट, और ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट से ये लाइन बनी हुई है। और इस लाइन में कैसा है कि ऊपर का जो लेयर है वो अल्फा और नीचे का बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को दोनों को मिला के नाम दिया गया है ट्यूबुलिन डाइमर, ठीक है। और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब ये किसमें काम आता है? हमने पढ़ा था ये स्पिंडल फाइबर्स में है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स में है। अब जैसे ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम, और ये भी हो गया हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है? ये हो गया सेल, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, सेल डिवीजन के टाइम ऐसा कुछ दिखता है सेल। तो जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, इसको खींचने वाला काम कौन करता है? हमारे स्पिंडल फाइबर्स। पहले ऐसे दो क्रोमोसोम्स रहते हैं ना, ऐसे दो क्रोमोसोम्स रहते हैं, फिर यहाँ पे सेंट्रोसोम पोल्स पे जाके खड़ा हो जाता है। पोल्स पे जाके खड़े होने के बाद ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ये स्पिंडल फाइबर्स बना है, मतलब ये जो एक ट्यूब है वो क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये एक ट्यूब का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे, मतलब वो भी इसी से बना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से बड़ा वाला ट्यूब निकाला और यहाँ से भी इसने स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर दिए। अब इसको पोल्स की तरफ खींचना है, ठीक है। यहाँ पे हो गए पोल्स, और साइड से हमारा जो ये फोल्ड दिख रहा है, मतलब अंदर चला गया है जो हमारा साइटोप्लाज्म, वो किसके वजह से गया है? यहाँ पे प्रेजेंट माइक्रोफिलामेंट से, ठीक है। बाहर क्या थे? माइक्रोफिलामेंट। इसके पहले का स्ट्रक्चर आप देखना। तो ये हो गए हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट क्या करता है? दो जो साइटोप्लाज्म है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा पूरा, और उसके बाद यहाँ से ये अलग हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेप के पहले वाला स्टेप क्या होगा कि सेंट्रोसोम जाएंगे पोल्स की तरफ, यहाँ से बनाएंगे हमारे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम साथ में थे, ये बना देगा अपना स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? ये हम लोग सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि पोल्स की तरफ हमारे क्रोमोसोम को खींच लेगा। अब क्रोमोसोम को खींच लेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है, अब इसके पास आ गए हमारे क्रोमोसोम। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हुआ? गायब हो गया ना। तो गायब हो गया तो असेंबली, मतलब ये प्रोटोफिलामेंट्स को बनने में और डिसअसेंबल होने में एनर्जी खर्च होती है, जीटीपी और कैल्शियम आयंस लगते हैं इसमें। और ये जो ट्यूब है इसका स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 25 mm है, मतलब ये वाला जो डायमीटर होगा वो कितना है? कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से ये अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स और ये दूसरे एंड का अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का जो लेंथ है वो कितना होगा? 25 mm। और जो ये वाला स्पेस होगा, अंदर वाला स्पेस, मतलब सर्कल के अंदर वाला स्पेस, वो कितना है? 17 mm। जो हॉलो स्ट्रक्चर है ना वो 17 mm है, और जो बाहर का स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ तक ये प्रोटोफिलामेंट्स ऐसे है। तो ये वाला यहाँ से लेके ये सर्कल के इस एज से इस एज तक कितना है? 25 mm। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो सर्कल के अंदर है वो कितना है? 17 mm। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम में से निकलने वाला स्पिंडल फाइबर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। अब एनाफेसिस मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये जैसे मेटाफेस होता है, सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे, जो मेटाफेस होता है इसमें क्रोमोसोम कैसे ये मेटाफेसिक प्लेट में बीच में असेंबल हो जाता है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 एक साथ, ऐसी क्रोमोसोम नंबर 22 तक या 23 तक ये ऐसे ही जाता है।
ठीक है। तो मेटाफेसिक प्लेट में तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर क्या करता है, इसे खींचता है। तो जब खींचता है ना उस फेज को हम लोग बोलते हैं एनाफेज। ये इसी को हमने कहा था असेंबल और डिसअसेंबल का होना माइक्रोट्यूब्यूल का, मतलब स्पिंडल फाइबर का, क्योंकि स्पिंडल फाइबर किससे बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो असेंबल और डिसअसेंबल होने में इसको एटीपी खर्च होता है, जिसको जीटीपी बोलो एटीपी बोलो, दोनों खर्च हो रहा है। तो डिसीजन ऑफ, ये हो गया हमारा एनाफेसिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस। अब प्लांट के पास ना सेंट्रोसोम नहीं होता और ना ही सेंट्रियोल्स होता है, लेकिन उसके पास स्पिंडल फाइबर फिर भी होता है। कैसे, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। किसमें, हमारे प्लांट सेल में। प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होता है। अब ये क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस जो है, गोल्जी अपैरेटस क्या सिक्रेट करता है, वेसिकल सिक्रेट करता है। किसके क्या जरूरत है इसको सिक्रेट करने की, क्योंकि जो प्रोटीन मॉडिफाई होगा वही तो दूसरे वाले जो सेल्स है, सेल डिवीजन के बाद जो गोल्जी अपैरेटस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने में जो प्रोटीन की जरूरत होगी या जो भी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो बाद में कौन मॉडिफाई करके दे रहा है, हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो होता क्या है कि गोल्जी अपैरेटस और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, साथ में इनको हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करते हैं, सेल प्लेट बना के देते हैं। सेल प्लेट और कुछ नहीं होता, जैसे प्लांट सेल का बाहर का लेयर कौन सा है, सेल वॉल। अब सेल प्लेट क्या करता है, जैसे ये सेल प्लेट है, ये एक न्यूक्लियस बन गई और ये दूसरी न्यूक्लियस बन गई। अब ये सेल प्लेट टूटेगा और इसमें एक सेल बना के दे देगा और ये वाला दूसरा सेल बना के दे देगा। तो सेल प्लेट और कुछ नहीं होता है, सेल प्लेट असल में प्री फॉर्म होता है हमारे सेल वॉल का, जिससे ये सेल वॉल बाद में बनेगा। तो ये किसके वजह से हो रहा है, ये मूवमेंट की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। तो ये साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है। दूसरा, सपोर्ट देता है ये किसको, सेल को, और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे सेल है, अगर सेल में यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट है और ये वाले ऑर्गेनल को जरूरत है, तो यहाँ से यहाँ मूव कराने का भी काम करता है, कौन करता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक। और ये जो मूवमेंट है सेल के पास, अगर यहाँ से यहाँ कुछ जा रहा है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही घूम रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। माइक्रोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है, जैसे ये हमारे सेल है, सेल का यहाँ बीच वाले पार्ट में तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल था और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, हमारा माइक्रोफिलामेंट। ठीक है। माइक्रोफिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। क्यों, क्योंकि जब साइटोकाइनेसिस करना होता है, मतलब जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना होता है दो सेल्स में, तो ये ना ऐसे फरो फॉर्मेशन करते हैं, अंदर चले जाते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी हेल्प से, माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से चले जाते हैं। ये अनब्रांच्ड प्रोटीन है। ठीक है, अनब्रांच्ड प्रोटीन है, क्योंकि हमने देखा था कि साइटोस्केलेटन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है किससे बने हैं, प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से बने, ये एक्टिन प्रोटीन। और जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, मतलब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते होंगे, या जैसा हमारा डब्ल्यूबीसी होता होगा, वैसे मूव करता है ना हमारी बॉडी में अंदर, तो मूव करता है किस वजह से, इन्हीं एक्टिन प्रोटीन की वजह से, जो कि कैसे प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाउंड एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड में ये रहता है। फंक्शंस क्या क्या है इसके, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब सेल में अगर यहाँ से यहाँ कुछ पहुंचाना है तो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प कर रहे थे, माइक्रोफिलामेंट भी हेल्प करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से अमीबा लाइक मूवमेंट ये देता है। हेल्प्स इन अमीबॉइड मूवमेंट, हेल्प्स इन फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस। ऐसा ये फरो जैसा फॉर्म कर लेता है दो सेल्स को, फिर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये एसिडिक प्रोटीन से बना होता है, ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, किसके जैसे, माइक्रोट्यूब्यूल जैसे। अनब्रांच्ड होता है और अराउंड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे ये हो गया था हमारा माइक्रोफिलामेंट्स, ये हो गया था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे था हमारा न्यूक्लियस, इसके आसपास में यहाँ बीच में रहता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस के अंदर, इसके आसपास ये स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए बनाता है कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स देख लेते हैं। जो सेंट्रोसोम्स होता है उसी के अंदर सेंट्रियोल्स होता है। सेंट्रोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स जो है उसको डिप्लोसोम, सेंट्रोस्फीयर और काइनोप्लाज्म भी बोलते हैं। और सेंट्रियोल्स दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है,
जैसे हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ रहे थे कि ये सेल हम कह रहे थे यहाँ पे सेंट्रोसोम फॉर्म हो रहा है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से और ये क्रोमोसोम्स को खींच रहा था। कौन? हमारा स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये बाहर निकला हुआ है इसका स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रोसोम के अंदर है और दोनों सेंट्रियोल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जो सेंट्रोसोम होता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? जो सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोसोम के अंदर जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे, वही होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम के अंदर रहता है सेंट्रियोल्स, इसीलिए सेंट्रोसोम जो होता है वो स्पिंडल फाइबर्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, और जो स्पिंडल फाइबर्स होता है वो भी होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। वो स्पिंडल फाइबर्स निकाले इस वजह से रहा था क्योंकि उसके पास खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, तो ये असेंबल और डिसअसेंबल होकर ये स्ट्रक्चर बना लेता है। अब सेंट्रियोल कैसा होता है ना, 9 ट्रिपलेट से बना होता है। ठीक है, ये 9 ट्रिपलेट से ये बना हुआ है और एक एक ट्रिपलेट के पास 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब ये भी माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल, ए बी सी। जो सी वाला होता है वो ए से अटैच होता है। ठीक है, ये सी वाला जो होता है वो ए से अटैच होता है। अब इसको कहते हैं, देखो ये हो गया हमारा सेंट्रल रॉड हब, इसमें से ये 9 रेडियल स्पोक्स हैं। ठीक है, इस स्पोक्स में ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल है और कितने हैं ये 9 मतलब 9 स्ट्रक्चर्स है। तो 9 किसका? इस ट्रिपलेट का, 3 माइक्रोट्यूब्यूल का 9 ट्रिपलेट्स है ऐसे। तो 9 ट्रिपलेट्स है, तो ये सेंट्रल रॉड जो है उससे कितने स्पोक्स निकलेंगे? हमारे 9 रेडियल स्पोक्स यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब ये माइक्रोट्यूब्यूल बना कौन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल बना कौन रहा है? अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है मैस्यूल, ठीक है, जिसको पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं। ये पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट इस माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फिर ये सब कुछ ऐसे असेंबल हो जाता है। ठीक है, अब ये एक एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है, जो हमने अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये सब ये एक एक स्ट्रक्चर में है। मतलब वो जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बात हो रही थी, वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स ये बी वाले सर्कल में भी होंगे और ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स हमारे ए वाले स्ट्रक्चर में भी होंगे। तो ये पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? मैस्यूल। ठीक है, इसीलिए हम इसको माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को पहले तो हम कार्टविल अरेंजमेंट बोलते हैं और 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, लेकिन कोई तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसकी वजह से इसको 9+0 बोला गया है, वो हम इसके आगे देखते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक सेल जो सेंट्रियोल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। कौन से यूकैरियोटिक सेल में? एनिमल्स में मिलता है, फंजाई में मिलता है, एल्गे में मिलता है। लेकिन एल्गे प्लांट किंगडम में आता है, लेकिन हायर प्लांट्स में ये सेंट्रियोल नहीं दिखती है। तो वहां पे सेंट्रल जो स्पिंडल फाइबर से वो बना कौन रहा था सारे स्ट्रक्चर्स को सेल डिवीजन में, मतलब दोनों सेल्स डॉटर सेल्स को देने के लिए? वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ना ऐसे गैदरिंग होती है। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का हेल्प करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉडीज होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल जैसे एक्ट करते हैं और उससे निकलता है स्पिंडल फाइबर्स। किसमें? प्लांट सेल में। इसमें तो निकलता है सेंट्रियोल के वजह से। याद रखना है, प्लांट्स के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रोसोम नहीं है मतलब सेंट्रियोल्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रोसोम बना ही सेंट्रियोल के वजह से है। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला का बेसल बॉडी जो होता है वो सेंट्रियोल से बना होता है, और मतलब सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर वही माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है और वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला देख लेते हैं। सीलिया जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। और जो सीलिया होता है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ऐसे बाहर जैसे सेल है इसके बाहर ऐसे सीलिया होती है, तो ये छोटा छोटा होता है और बहुत सारा नंबर ज्यादा होता है इसका। फ्लैजेला बड़ा होता है लेकिन उसका नंबर कम होता है, 1 या 2 या 3 ऐसे फ्लैजेला होता है। लेकिन सीलिया जो है वो मल्टी स्ट्रक्चर है। जो क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैजेला है वो देख लेते हैं। फ्लैजेला जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट है। इसीलिए जो सेंट्रियोल हमने पढ़ा था
उसका अरेंजमेंट कैसा था, 9+0 अरेंजमेंट था, क्योंकि उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर था वो ट्रिपलेट था, और ट्रिपलेट कितने थे, ऐसे 9 ट्रिपलेट्स थे, किसमें, सेंट्रियोल्स में, और बीच में कुछ था वहां पे नहीं थे, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं थे। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है कितने हैं, डबल है, ठीक है, लेकिन कितने सारे ऐसे, 9 है, तो 9 डबलेट्स है और 9 रेडियल स्पोक्स है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से इसको अटैच करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं, दो टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी, और ये एक एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट ईच में होता है, ठीक है। अब ये कनेक्ट होता है, जो डबलेट है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए उसे इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं, और ये किससे बना है, नेक्सिन प्रोटीन से ये बना है, इसको लिंकर प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये दो दो डबलेट्स को ऐसे लिंक कर रहा है, ठीक है। ए माइक्रोट्यूब्यूल है, बी माइक्रोट्यूब्यूल है, इसीलिए इसे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ये जो बी माइक्रोट्यूब्यूल है, इसे ना ऐसे डाइनिन आर्म्स निकलते हैं, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, डाइनिन आर्म भी प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है, इनर डाइनिन आर्म, और जो ये देखो, ये जो ब्रिज है, इंटर डबलेट ब्रिज है, इस ब्रिज के बाहर ऐसे 3 डाइनिन आर्म दिख रहे हैं, अंदर 2 दिख रहे हैं, तो आउटर डाइनिन आर्म का क्या काम, क्या होता है ना, एटीपी प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास एटीपीएस एंजाइम है और ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से क्या होता है, जो फ्लैजेला है वो ऐसे गोल गोल मूव करता है, तो बैक्टीरिया या कोई जो चीज होती है वो ऐसे मूव कर पाता है, तो मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, आउटर डाइनिन आर्म एटीपीएस एंजाइम है, यहाँ से एटीपी तोड़ता है और मतलब एनर्जी यूज करता जाता है, किसके लिए, मोटिलिटी के लिए, ठीक है। और बाकी जो इनर डाइनिन आर्म है ये इसको स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए रहता है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, कितने, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये सेंट्रल शीथ है, ये रेडियल स्पोक्स है, ठीक है। रेडियल स्पोक्स जो होते हैं वो ए माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होते हैं, और ये क्रॉस सेक्शन है फ्लैजेला का, तो फ्लैजेला का बाहर का लेयर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका ये सब एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं, फिर 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 18 पेरीफेरी पे है, मतलब 2 का 9, तो 9 2 18, और 2 सेंट्रल में है, तो 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। वैसे ही जो सेंट्रियोल्स थे उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल बन रहे होंगे, 9 3 27, तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल वहां पे थे। और जो आउटर कवरिंग है फ्लैजेला का, उसको हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द सेल देख लेते हैं। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है किसी भी सेल का, सेल में क्या काम होना है, कैसे होना है, ये कौन बताता है, हमारा न्यूक्लियस बताता है, क्योंकि डीएनए जो होती है इसी के अंदर होती है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है तो इसका हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है, 10 to 15 नैनोमीटर। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए तो हम कह रहे थे उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और ये कंटिन्यूस नहीं होता, जो न्यूक्लियर एनवलप है ना ये कंटिन्यूस नहीं होता। क्यों कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई काम अगर अंदर हो रहा है तो सेल के बाहर निकलने के, मतलब न्यूक्लियस के बाहर निकलने के लिए यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर पोर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ से जो भी बनेगा, जैसे यहाँ से राइबोसोम्स बनता है, आरआरएनए यहाँ से प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके गई थी न्यूक्लियस के अंदर, ये दोनों जाएंगे न्यूक्लियोलस के अंदर, और यहाँ से हमारा राइबोसोम रेडी हो जाता है और वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलाता है। अभी ये थोड़ा और डिटेल में बताएंगे हम। और क्या होता है, न्यूक्लियस के पास क्रोमैटिन होता है, जेनेटिक मटेरियल है इसका, और बाहर जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि कैसा रहता है, साइटोप्लाज्म जैसा रहता है, मतलब सेल के बाहर जो अंदर बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोलस। ये क्या बनाता है, हमारा राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, न्यूक्लियर एनवलप को हम लोग बोलते हैं कैरियोथिका। न्यूक्लियर एनवलप को हम क्या बोलते हैं, कैरियोथिका। न्यूक्लियस का नंबर वेरी करता है, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर एक न्यूक्लियस है तो उसे यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे,
किसी में 2 है तो बाइन्यूक्लिएट कहेंगे, बहुत सारा न्यूक्लियस होगा किसी सेल के पास तो उसको मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स बोलेंगे, और जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होगा उसे अन्यूक्लिएट बोलेंगे। जैसे हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती तो उसे अन्यूक्लिएट सेल बोलेंगे। ऐसे ही जो प्लांट का फ्लोएम होता है, मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, फ्लोएम का पार्ट है ये, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, अपने कंपेनियन सेल से काम करता है, ये हम लोग प्लांट वाले पार्ट में देखेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म वही साइटोप्लाज्म जैसा जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कंटेन्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। क्या क्या कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा? क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। ये ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कोलॉइडल होता है। कोलॉइडल मतलब इसमें बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स ऐसे डिस्पोज्ड है, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। जैसे न्यूक्लियस है ये, ठीक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे अपना क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है अपना? बेसिकली डीएनए है। इसी डीएनए में से एमआरएनए निकलता है। एमआरएनए क्या करता है? इस पोर से बाहर जाता है और हमारे राइबोसोम्स पे ऐसे बैठ जाता था, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोटीन बनाता था। कौन? हमारा राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की सिंथेसिस कौन कर रहा था? हमारा क्रोमैटिन कर रहा था, ठीक है, क्रोमैटिन कर रहा था। तो साइट ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस क्या हो गया? यही न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोलस होता है, ये जो न्यूक्लियोलस वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम है ना, उसको बनाने का हेल्प करता है ये न्यूक्लियोलस। होता क्या है कि ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन से निकलता है हमारा आरआरएनए, ठीक है। और ये न्यूक्लियस किससे अटैच था? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या था? यही राइबोसोम, ठीक है। अब ये राइबोसोम जो है, इसने प्रोटीन बनाई। कुछ प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए कहाँ चली गई थी? गोल्गी। और कुछ प्रोटीन जो है वो चली गई थी न्यूक्लियस के अंदर। अब वो जो प्रोटीन अंदर गई है वो चली जाएगी हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। और यहाँ क्रोमैटिन ने जो आरआरएनए बनाया वो भी चला जाएगा हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर। जब ये दोनों जाएंगे ना तो ये प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ये कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ये साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे आरआरएनए बना मतलब राइबोसोम का सिंथेसिस है। जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम के अंदर क्या होता है? आरआरएनए के टाइप्स होते हैं, ठीक है, आरआरएनए के टाइप्स होते हैं और प्रोटीन होता है। तो राइबोसोम फैक्ट्री इसलिए इसको बोलते हैं। लार्जर एंड मोर इन नंबर इन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जिस सेल्स को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है वहां पे ये न्यूक्लियोलस ज्यादा पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सेल के पास एक ही न्यूक्लियोलस होगा, मतलब न्यूक्लियस के पास एक ही न्यूक्लियोलस होगा। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोलस हो सकते हैं अगर बहुत सारा प्रोटीन बनाने का काम आ गया हमारे सेल को। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो दूसरा कंपोनेंट है क्रोमैटिन, उसको देख लेते हैं। क्रोमैटिन जो है वो इंटरफेस स्टेज में ही बहुत क्लियरली दिखता है, ये हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन जो है वो किससे स्टेन होता है? एसिटोकार्बाइन या तो फ्यूजन स्टेन से ये स्टेन होता है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था क्रोमैटिन को? फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब क्रोमैटिन होता है उसमें क्या क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए, ये सब सिंथेसिस किधर से हो रही थी? इसी क्रोमैटिन से हो रही थी। तो कहते हैं जो क्रोमैटिन है उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। अब ये सेल बहुत बड़ा होता है, जो कटिंग होती है वो बहुत बड़ा होता है। डीएनए कितना लेंथ का है? 2.2 मीटर का, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर का होता है। फिर भी इतना बड़ा न्यूक्लियस जो है, इतना बड़ा क्रोमैटिन जो है वो न्यूक्लियस में कैसे फिक्स हो जाएगी? मतलब इसको कंडेंस होना पड़ेगा ना। अब इतना बड़ा वायर ऐसे न्यूक्लियस में छोड़ देंगे तो वो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन इतने छोटे से न्यूक्लियस में वो नहीं बैठ पाएगा। तो वो क्या करता है? जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन ऐसे खुली सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको कंडेंस होना पड़ेगा। कंडेंस हो गया ना, ये इस शेप में आ जाता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमैटिन जो है वो कहीं कहीं पे ऐसे ज्यादा कंडेंस होता है और कहीं कहीं पे ऐसे होता है, ठीक है। लाइटली क्यों होता है? जैसे अभी एक रस्सी है, ठीक है, एक रोप जैसा है। इस पे क्या होगा कि एक प्रोटीन आएगी, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगी ना, अपने आसपास ये पूरे क्रोमैटिन को बाइंड कर लेगी, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे वहां पे ये ज्यादा क्रोमैटिन बाइंड हो जाएगा।
तो ऐसे नहीं लग रहा है देखने में ये स्ट्रक्चर डार्क दिखेगी। और कुछ कुछ एरियाज जो होते हैं वहां पे ऐसे क्रोमैटिन जो है लूजली अरेंज होती है, ठीक है। ये इसी क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है, जहां पे हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है वहां पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डार्क सा दिखेगा, और जहां पे हिस्टोन प्रोटीन कम है वहां पे थोड़ा कम कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा कंडेंस हो रहा है ना, जहां पे हिस्टोन प्रोटीन पे ज्यादा क्रोमैटिन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का नंबर ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। और ये जो लूज सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्क दिखता है क्योंकि वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। क्या कॉम्पैक्टली अरेंज होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स पे हमारे क्रोमैटिन जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसीलिए वो डार्क अपीयर करता है। यूक्रोमैटिन पे लूजली अरेंज, मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स पे ज्यादा क्रोमैटिन फिक्स नहीं होते, इसीलिए उसको लूजली अरेंज्ड होता है ये, और ये लाइट दिखता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, ठीक है। यूक्रोमैटिन मतलब ट्रू क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ये बंद गया है पूरा, तो इसीलिए ये हेटेरोक्रोमैटिन है और ये यूक्रोमैटिन है। अब इसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए बन रहा था, ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है इस पे इतना मतलब इतना स्ट्रांगली ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गया है कि अब इसमें से एमआरएनए बनना इजी है, ये जो खुला स्ट्रक्चर है यहाँ से इजी है, ये खुला स्ट्रक्चर है यहाँ से इजी है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव एरिया है ये, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर देने के लिए रहता है हमारा हेटेरोक्रोमैटिन। तो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव इनएक्टिव रीजन जो होता है वो हेटेरोक्रोमैटिन है, और एक्टिव रीजन जो होता है वो हमारा यूक्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन पे जब हिस्टोन्स बाइंड करते हैं तो वो बना देता है हमारा क्रोमोसोम्स। अब क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना ले रहे थे? क्रोमोसोम का। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स में दो आर्म होते हैं, एक पी आर्म और एक क्यू आर्म। पी आर्म जो होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट आर्म होता है, और क्यू आर्म जो होता है वो लॉन्ग आर्म होता है। अब क्रोमोसोम बने क्रोमैटिन से, ठीक है, तो क्रोमैटिन से बने हुए कंडेंस हो गए। ये जो बीच में दिख रहे हैं ये हो गए इसके डीएनए थ्रेड, और ये हो गया इसका मैट्रिक्स। ऐसे एंड पे क्या दिखते हैं? टेलोमियर। और जो डीएनए थ्रेड होते हैं ना इसको क्रोमोनिमाटा बोलते हैं हम, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स है इसके साइड में ऐसे काइनेटोकोर स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर क्या करता है, जैसे अब एनाफेज में जब दो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स के पास जा रहे थे तो उन्हें मतलब कैसे पकड़ पा रहा था, जो हमारा स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को कहां से पकड़ पा रहा था? काइनेटोकोर को। तो काइनेटोकोर प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो टीलोमियर है इसका क्या रोल है? और ये जो दो आर्म्स है वो कहां से अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एक जगह से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद ये जो टेलोमियर है, टेलोमियर का क्या रोल होता है? इट प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को शॉर्ट नहीं होने देता है। क्रोमोसोम्स अगर शॉर्ट होगा तो एजिंग बढ़ती जाती है, मतलब किसी भी सेल्स में एजिंग दिखने लगती है, तो टेलोमियर क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, असल में ये जो आर्म है यही क्या होते हैं? हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर कितने क्रोमोसोम्स है हमारे पास? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो अगर क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, किससे? मैटरनल पैटर्नल, मतलब मम्मी का और पापा का क्रोमोसोम जो पेयर्स में है। क्रोमोसोम्स में जो ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म है, ये क्या था बीच में? हमारा सेंट्रोमियर था, ठीक है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? ये है स्ट्रक्चर मोनाड, ठीक है, मोनाड बोल रहे हैं हम इसे। और इसके बाहर अगर ऐसे दो और क्रोमैटिड्स आ गए तो उसे क्या बोलेंगे हम? डायड, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर एक है और दो क्रोमैटिड्स हैं, ये जितने भी ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, जिसको हम पी आर्म या क्यू आर्म बोल रहे थे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, ये एक सेल हो गया। कैसा? लेकिन कैसा क्रोमोसोम हो गया? ये मोनाड क्रोमोसोम हो गया। अब एक ही सेंट्रोमियर है और 4 क्रोमैटिड्स है, उसे क्या बोलेंगे? डायड क्रोमोसोम हो गया अब ये, ठीक है। वैसे ही अब होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं हम?
होमोलोगस क्रोमोसोम ये बोलते हैं जो सेम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 1 एक साथ पेयरिंग कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम अगर साथ में है। वैसे ही अगर ये एक सेंट्रोमियर है तो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये एक सेंट्रोमियर है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये क्या आइडेंटिकल है? नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं ये हो गया हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, वैसे ही अभी एक सेंट्रोमियर है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड मतलब दो सिस्टर क्रोमैटिड रेप्लिकेट होके दो और सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, तो ये कितने क्रोमोसोम्स हुए? एक। कैसे बताते हैं हम ये एक क्रोमोसोम है? क्योंकि सेंट्रोमियर कितनी है वो देखना है, अगर एक सेंट्रोमियर है तो वो एक क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये हो गया सेल क्रोमोसोम नंबर 1 का रेप्लिकेशन हुआ। अब साइड में यहाँ पे एक और क्रोमोसोम है जिसने रेप्लिकेट किया है, तो चार सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, कितना क्रोमोसोम है ये? एक क्रोमोसोम है। अब ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है, जितने सेंट्रोमियर हैं उस हिसाब से हम बोलेंगे दो क्रोमोसोम इधर। अब ये है क्रोमोसोम नंबर 1 रेप्लिकेट हुआ, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 रेप्लिकेट हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, होमोलोगस क्यों? क्योंकि नंबर एक है इसका। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 अगर आपस में साथ में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है इसमें जो सेंट्रोमियर थी इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है अपना क्रोमोसोम का। किसी किसी क्रोमोसोम्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें से जो 13, 14, 15, 21 और 22 वाला जो क्रोमोसोम है उसके पास ऐसे दूसरा कंस्ट्रक्शन भी होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है, और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ना इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, एनओआर। यहाँ पे राइबोसोम का फंक्शन होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है, जिस भी क्रोमोसोम के पास मतलब ये 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है जिनके पास भी सैटेलाइट है, इसे हम मार्कर क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि हमें ये दिख जाता है जब हम स्टडी करते हैं तो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स को हम अलग से ही पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसे मार्कर क्रोमोसोम बोलते हैं। कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं? 4 टाइप के। किस बेसिस पे देखा जाता है इसे? सेंट्रोमियर के बेसिस पे देखा जाता है। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक होता है वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीचों बीच होता है, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा सेंटर से दूर रहता है। एक्रोसेंट्रिक जो है वो टेलोमियर मतलब टर्मिनल साइड पे पास में दिखता है, और टीलोसेंट्रिक जो है वो एकदम आखिरी में रहता है। ठीक है, मतलब एकदम टर्मिनल पे रहता है। मेटासेंट्रिक जो है वो सेंटर पे है, इक्वल आर्म्स है, इसीलिए इसे आइसोब्रेकियल आर्म बोलते हैं। और ये बाकी जितने भी है ये जो सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक है इसके अनइक्वल आर्म्स है तो हेटेरोब्रेकियल आर्म बोलेंगे इसे, और इसके पास तो सिर्फ सिंगल आर्म होता है, तो कोई आइसोब्रेकियल या हेटेरोब्रेकियल टर्म नहीं दिया गया है। जब एनाफेज के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो उसको पोल्स की तरफ जब खींचते हैं तो जो मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होता है वो वी शेप का दिखता है। जैसे ये हो गया इसका सेंट्रोमियर, जब एनाफेज मतलब यहाँ पे हमारा सेंट्रोजोम होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स होंगे, जब इसे अपनी तरफ खींचेंगे तो ये वी शेप का हो जाएगा, ये एल शेप का हो जाएगा, ये जे शेप का हो जाएगा, और टीलोसेंट्रिक जो है वो आई शेप की हो जाएगी। ठीक है, एनाफेज के टाइम पे जो एक्रोसेंट्रिक है, जो एक्रोसेंट्रिक है वो किसमें दिखता है? हमारे ह्यूमन वाई क्रोमोसोम्स में ये दिखता है। कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपने कहीं देखा होगा, तो इसी को बोलते हैं हम कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है ना, ये फीचर होता है बाय विच पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज आइडेंटिफाइड। मतलब क्रोमोसोम का साइज कैसा है, मतलब सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है, कितने क्रोमोसोम्स है, कौन से क्रोमोसोम ज्यादा नंबर में है, कौन से क्रोमोसोम कम नंबर में है, जैसे डिजीजेस जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं तो ये कैरियोटाइप को देख देख के ही पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द आर्म, जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमैटिड्स है, उनमें कौन सा पी आर्म बड़ा है, क्यू आर्म बड़ा है, ये सारी चीज हम कैरियोटाइप से देखते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अगर है तो फिर सैटेलाइट है, ये सब हम कैरियोटाइप से देख सकते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना क्रोमोसोम्स को पढ़ने का, उसको हम लोग इडियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रो बॉडीज देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। माइक्रो बॉडीज है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं
ठीक है, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मेजर फंक्शन जैसे कुछ नहीं है इनका। माइक्रो बॉडीज जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ये, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, स्फेरोसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम जो है ये पेरोक्साइड सिंथेसिस में, ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। जो पेरोक्सिसोम है इसके पास पेरोक्साइड को सिंथेसाइज करने के लिए और पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन के लिए दोनों एंजाइम्स होते हैं। पेरोक्साइड के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो है ऑक्सीडेज, और पेरोक्साइड के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम है वो है कैटालेज। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, ठीक है। ग्लाइकोसिसोम्स जो है ये साइट ऑफ ग्लाइकोसिलेट साइकिल है, ये भी हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ग्लाइकोसिलेट साइकिल के लिए इसमें क्या होता है, फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो कौन सा माइक्रोबॉडी काम करता है इसमें, ग्लाइकोसिसोम। स्फेरोसोम जो होते हैं ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स का काम करते हैं। मेजर फैट्स का काम कौन कर रहा था, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है किसमें, ये प्लांट बॉडी में मिलता है माइक्रो बॉडी जो स्फेरोसोम है। स्टोरेज एंड सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। एंडोस्पर्म जो होता है ये सीड वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो एंडोस्पर्म जो होता है ऑयल सीड्स के, ठीक है, उसमें ये मिलता है। इसमें एंजाइम्स रहती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि प्लांट लाइसोसोम। तो ये हो गया हमारा चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।